स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पे। भूपेंद्र चौधरी ने मुरादाबाद में कहा कि बीजेपी के जिले अध्यक्षों की घोषणा जल्द होगी क्योंकि केंद्रीय पार्टी को नाम सौंपे जा चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया कि नया संगठन को 2028 तक कार्य करेगा और आगामी चुनाव उसी संगठन के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। बीजेपी के जिला अध्यक्षों की घोषणा होने वाली, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में एक संगठन महापर्व के तहत हम लोगों ने सदस्यता, सक्रिय सदस्यता, स्थानीय समितियों के चुनाव, मंडल चुनाव एक संगठन महापर्व के तहत किए हैं। पीछे लगभग सभी जिलों में जिला अध्यक्ष के नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण हुई है और हम लोगों ने आपस में राय शुमारी बातचीत करके निर्णय करने की स्थिति नजदीक है और केंद्रीय पार्टी ने उसका अनुमोदन देने के लिए नाम भेजे हैं। जैसे भी नाम वहां से अनुमोदित होकर आएंगे, बहुत जल्दी जिला मुख्यालयों पर जाके ही, क्योंकि एक चुनाव की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत जहां हमने नामांकन लिए हैं वहीं नामांकन के स्थान पर ही जिला चुनाव अधिकारी जाकर सम्मानित जिला अध्यक्षों की घोषणा करेंगे। ये कहा जा रहा है पहली बार एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि जिला अध्यक्ष को डायरेक्ट घोषणा न करके व्हाट्सएप के जरिए गोपनीय रूप से उनको बताया जाएगा। नहीं, अभी पार्टी की प्रक्रिया है, अभी मुझे भी पता नहीं कौन जिला अध्यक्ष होगा, क्योंकि केंद्र से अनुमोदन होना है और जैसे भी अनुमोदन के बाद नाम आएगा तो जिला चुनाव अधिकारी वहीं जिला मुख्यालय पर जाकर अपनी पार्टी के कार्यालय या जहां भी होगा वहां उसकी घोषणा करेंगे। लास्ट सवाल ये है, ये जो टीम रहेगी क्या 2027 तक रहेगी या? निश्चित रूप से जो कालखंड है संगठन का वो 3 वर्ष का है, तो 3 वर्ष का मतलब आप समझिए कि अब से 3 वर्ष, तो हम 25 में है तो 28 तक का ये कार्यकाल होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक संवैधानिक तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है। तो जो संगठन वर्तमान में अब बनेगा उसी के नेतृत्व में चुनाव होली हमारे जीवन में एक उत्साह का, उल्लास का पर्व है, साल भर में आता है और हम लोग एक दूसरे से गुलाल लगाकर, गुजिये खाकर, प्रेम भाव से, आदर सम्मान के साथ मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। और मैं सभी प्रदेशवासियों से, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से होली की शुभकामनाएं देता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि प्रेम भाव से मिलजुल कर इस त्योहार। होली का जुलूस मुरादाबाद के कुंदरकी नगर में शांतिपूर्ण तरीके से निकाला, जहां भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई और लोग डीजे की धुन पर नाचते हुए जुलूस में शामिल हुए, जो मुस्लिम बहुल्य इलाकों से भी गुजर रहा था। चुनावी रंजिश के चलते कांग्रेस पार्षद नदीम कटीब पर फायरिंग की गई, जिसके आरोप सापा के पूर्व पार्षद आसद कमाल पर लगाए गए। पुलिस की मौजूदगी में आसद ने हंगामा किया और जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने घटना का संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज किया और आसद को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही लाइसेंस बंदूक बरामद की। सुना है असद कमाल ने चलाई है। किस बात को लेकर के ये इसी बात पे इनका जो है आपस में मनमुटाव था। ये तो साहब जब से वो हारे हैं, जब से चल रहा है। क्या नाम आपका? मेरा नाम नवाब शब्दी। साहब ये बताइए, जो गोली चलाने वाले कौन है? असद कमाल साहब, पूर्व पार्षद। और ये गोली किसके ऊपर चलाई है? नदीम कातिब
जो पार्षद है मौजूदा वार्ड 62। तो यहाँ तहरीर दिया आप लोगों ने क्या करा? जी हाँ जी हाँ, तहरीर दे दी। अब मांग तो अब जो है जो ये लोग करेंगे, अधिकारी जो है वो करेंगे, उसके ऊपर जो भी कार्रवाई करनी होगी। असद कमाल कहाँ है? असद कमाल कहाँ है? थाने में है। क्या मामला था पूरा बताइए। पुलिस जांच अभी पुलिस के सामने मामला है, सब सामने आ जाएगा आपको, सब पुलिस से आप क्वेरी कर सकते हैं, वो बता सकते हैं क्या आपको। तहरीर दी है, क्या मुकदमा है, कहते भाई किसी के ऊपर फायर किया जाएगा तो वो क्या तहरीर देगा? जान से मारने का हमला किया है, उन्होंने गोली मारी है, आरोपी कौन है? जो भी है वो आप सब पता चल जाएगा। पूर्व पार्षद का नाम आ रहा है, पूर्व पार्षद ने गोली चलाई है। किसके ऊपर चलाई है तो बता दिए। क्या है पूरा मामला? देखिए, थाना मुगलपुरा क्षेत्र में मुफ्ती टोला में शाम 6:15 बजे एक पूर्व पार्षद ने वर्तमान पार्षद के ऊपर हवाई फायर किया है। इसमें हम लोगों ने तत्काल सूचना पर जाकर के उस पूर्व पार्षद को हिरासत में लिया है। जिस गन से उसने फायर किया था उसको भी हम लोगों ने रिकवर कर लिया है। वो लाइसेंस्ड गन है, उसमें हम लोग पता कर रहे हैं, पूछताछ की गई है। ये बताया गया है कि जो पूर्व पार्षद है वो पहले भी वर्तमान पार्षद के साथ कुछ बदतमीजी किया है, जिसमें स्थानीय लोगों के द्वारा कॉम्प्रोमाइज करा दिया गया था। इसमें हम लोगों ने हिरासत में लिया है, इसमें अभियोग पंजीकृत किए हैं और उसके बाद हम कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी फील्ड यूनिट की टीम काम कर रही है। हम लोग बैलिस्टिक जो एविडेंसेस है उसको कलेक्ट कर रहे हैं और इस एविडेंसेस के आधार पर इन्वेस्टिगेट करके इसको श्रीनगर में अंजुमन इकोफ जामिया मस्जिद ने अपना अध्यक्ष मौलवी उमर फारूक की कथित घर में नजरबंदी पर गहरी निराशा व्यक्त की, जिससे उन्हें शुक्रवार की नमाज देने और रमजान के पवित्र महीने के दौरान सामूहिक प्रार्थनाओं का नेतृत्व कराने से रोका गया। बयान में अधिकारियों की कार्रवाई की आलोचना की गई, जिसमें लोगों की धार्मिक भावनाओं पर प्रभाव को रेखांकित की गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में गुरुवार को 17 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। बीजापुर के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि सभी नक्सलाइट वाले नक्सली प्रतिबंधित माओवादी संगठन के गंगलूर क्षेत्र समिति में विभिन्न भूमिका में सक्रिय थे। फरवरी में सुरक्षा बलों द्वारा बीजापुर जिले के 3 स्थानों पर की गई एक ऑपरेशन में 18 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे विस्फोटक बरामद की गई। नीति के तहत जो पुनर्वास नीति है उसके तहत आज बीजापुर जिले में गंगलूर एरिया कमेटी के 17 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें एक महत्वपूर्ण नाम दिनेश मोड़ियाम का है। दिनेश मोड़ियाम गंगलूर एरिया कमेटी का अध्यक्ष है, जो पिछले 20 वर्षों से संगठन में लगातार कार्यरत था और पिछले 5-6 वर्षों से वो गंगलूर एरिया कमेटी का अध्यक्ष भी रहा है। उसके नेतृत्व में गंगलूर एरिया कमेटी में लगातार रिक्रूटमेंट से लेकर कई सारी नक्सल की गतिविधियां चली हैं। जैसे कि आपको जानकारी है कि गंगलूर एरिया कमेटी वेस्ट बस्तर डिवीजन में कहा जाए या फिर पूरे दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी में कहा जाए सबसे मजबूत एरिया कमेटी है, जहां सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट और जिसमें जनताना सरकार सबसे ज़्यादा वहां हावी है। उस एरिया कमेटी का जो अध्यक्ष है उसने जो नक्सल की पुनर्वास नीति है उसके तहत आज आत्मसमर्पण किया है। वो माओवादी विचारधारा छोड़कर नए विचारधारा में जुड़ना चाहता है। उसके साथ में उसकी पत्नी ज्योति ताती जो कि एसीएम है और उसके साथ में और एसीएम और इसी प्रकार 2 मिलिशिया प्लाटून कमांडर, एक जनताना सरकार अध्यक्ष, डीएकेएमएस अध्यक्ष, पार्टी सदस्य, केएमएस अध्यक्ष सहित टोटल 17 माओवादियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। उनका जो आत्मसमर्पण करने का जो मुख्य कारण था वो माओवादी विचारधारा से क्षुब्ध थे। इसके अलावा दिनेश के बताए अनुसार कि जो रिक्रूटमेंट होता है, जो शुरू में जो निर्दोष ग्रामीण आदिवासियों को जो रिक्रूटमेंट किया जाता है उनको बहला फुसला कर किया जाता है और उसके बाद में ये बताया जाता है कि जल जंगल जमीन के नाम पे हमें लड़ाई करना है, हिंसा करना है। और जब उसकी ये आंखें खुली कि जो ये जो लड़ाई है ये तो बस किसी के स्वार्थ के लिए किया जा रहा है, जो ऊपर के लोग हैं, जो नक्सल संगठन में ऊपर के लोग हैं, वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मासूम आदिवासियों को अपने जाल में फंसाते हैं और उसके बाद ये जो कार्य कराते हैं, उस विचारधारा से क्षुब्ध होकर और जब ये पता चला कि ये विचारधारा बिल्कुल गलत है, उस विचारधारा से क्षुब्ध होकर वो फिर मुख्य धारा से जुड़ना चाहता है। इसमें दिनेश ने माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, विष्णुदेव सरकार एवं माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा के अलावा
पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों और जिला बीजापुर को भी और सीआरपीएफ के सभी को उसने धन्यवाद ज्ञापित किया है कि उनके जो ये नक्सल पुनर्वास की नीति है उसके तहत वो आत्मसमर्पण करने में सक्षम हुआ है। इस आत्मसमर्पण में सीआरपीएफ, बीजापुर पुलिस, कोबरा, एसटीएफ, डीआरजी सभी का एक महत्वपूर्ण योगदान था। एक महत्वपूर्ण माहौल क्रिएट हुआ जिसके कारण से ये आत्मसमर्पण संभव हो पाया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनता के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि राजधानी को खुशी और समृद्धि के रंगों से संजोना का उनके उद्देश्य है और उन्होंने दिल्ली के विकास और समृद्धि पर अपने दृष्टिकोण को जोर दिया। गुप्ता पीताम्बरा शालीमार बाग में होली उत्सव में स्थानीय लोगों के साथ रंग खेलती दिखी। प्यार तो हमेशा से ही था, परंतु आज दिल्ली की मुख्यमंत्री के नाते जब मुझे सभी का आशीर्वाद मिलता है तो बहुत गर्व की अनुभूति होती है। मेरी जिम्मेवारी ये है कि जो दिल्ली की तस्वीर है इसमें खुशहाली के रंग भरे जाए और हम मोदी जी के नेतृत्व में मिलकर के दिल्ली को समृद्ध, खुशहाल और प्रगतिशील बनाने के लिए काम करेंगे। बिहार की एक महिला लक्ष्मीपति देवी को जो उत्तर प्रदेश के महाकुंभ मेला से लापता हो गई थी, 15 दिनों बाद झारखंड में मिली। उसके बेटे ने सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी स्थिति का पता लगाया, जिससे एक खुशी का पुनर्मिलन हुआ और सोनू देवी एक स्थानीय सरपंच ने उसे आश्रय प्रदान करके और उसकी फ़ोटो ऑनलाइन साझा करके मदद की, जिससे उसके बेटे द्वारा उसकी पहचान हो सकी। राजनीतिक नेताओं ने शुक्रवार को होली मनाई, एकता और खुशी की शुभकामनाएं दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पारंपरिक गीतों और अनुष्ठानों में भाग लेते हुए होली मनाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी उत्सव में भाग लिया, त्योहार के दौरान एकता का संदेश दिया। समस्त देशवासियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनकी भी होली है, जिनका भी कोई पर्व है, सभी को मेरी तरफ से चाहे होली का पर्व हो, रमजान का पर्व के पावन प्रसंग पर मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को, भोपाल वासियों को, देशवासियों को बधाई। होली का त्यौहार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरा देश और सनातन धर्मी पूरे विश्ववासियों के साथ हम सब होली के रंग में झूम रहे हैं। परमात्मा करे हमारा परस्पर प्रेम ये बढ़ता रहे, एक दूसरे के सुख दुख में आनंद के साथ सदैव जीवन गुजारते रहें। होली हो, दिवाली हो, ईद हो, सब त्योहारों का आनंद एक दूसरे से मिलने का है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। नमस्कार। जनता का प्यार तो हमेशा से ही था, परंतु आज दिल्ली की मुख्यमंत्री के नाते जब मुझे सभी का आशीर्वाद मिलता है तो बहुत गर्व की अनुभूति होती है। मेरी जिम्मेवारी ये है कि जो दिल्ली की तस्वीर है इसमें खुशहाली के रंग भरे जाए और हम मोदी जी के नेतृत्व में मिलकर के दिल्ली को समृद्ध, खुशहाल और प्रगतिशील बनाने के लिए काम। राहुल गांधी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने एक्स पर होली की शुभकामनाएं दी, जिसमें खुशी, एकता और समृद्धि की कामना की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी त्योहार के दौरान सद्भावना की कामना की। गुजरात के वडोदरा में एक भीषण सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए, जब कथित तौर पर नशे में डूब के चालक ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। सीसीटीवी में कैद हुई इस घटना में चालक को दुर्घटना के बाद
असंगत व्यवहार करते और चिल्लाते हुए दिखाया गया। पुलिस ने नशे में धूत चालक को गिरफ्तार कर लिया और संभावित नशीली दवाओं की भागीदारी की जांच कर रहे हैं। पागल है साला, अंदर करो सर, मेरा कुछ नहीं है, वो चला। अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड। क्या हुआ? अनदर राउंड। निकिता, निकिता मेरी अंकल, अंकल, केहू चला है गाड़ियों चला पुलिस स्टेशन में संगम की ओर से मुक्तानंद सिंह रास्ते की तरफ एक गाड़ी जा रही थी, ओवर स्पीडिंग कर रही थी वो गाड़ी, उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे। जैसे एक्सीडेंट का मैसेज हुआ मिला, हमारी कार्यवाही की पीसीआर वहाँ पहुँच गई थी। वहाँ पहुँचते ही पीसीआर ने एक आरोपी को अरेस्ट कर लिया है, जिसका नाम है रक्षित रविश चौरसिया, और वो वाराणसी के रहने वाले हैं और यहाँ पे एमएसयू में रह के लॉ का अभ्यास कर रहे हैं। साथ में गाड़ी में दूसरे जो आरोपी थे उनका नाम है मीत प्रांशु चौहान, और वो भाईली रहते हैं और गाड़ी भी उनकी है, वो ऐसा हमें जानने मिला है। और ये दोनों, उसमें से एक को अटक कर लिया और एक आरोपी जो है उसको हम अटक करने के हमने अलग अलग टीम बनाई और उसको हम अरेस्ट करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें एक महिला की डेथ की पुष्टि मिली है और 4 लोग इंजर्ड हैं, उनको अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है हॉस्पिटल में। पुलिस की दिशा में तपास अभी हम फुटेज चेक कर रहे हैं, फुटेजेस लेके कितनी गाड़ी ओवर स्पीड में थी, क्या थी, और ये ड्रंक एंड ड्राइव का केस है तो उसमें वो भी कार्रवाई हम करेंगे। और साथ में ही जितने लोग अभी इंजर्ड हैं उनके परिवार से मिलकर हम एफआईआर रजिस्टर करेंगे। प्राइमा फेसी अभी हम एफएसएल को भी बुलाएंगे और आगे हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी सिर्फ फुटेजेस और आरोपी अटक करने के लिए हम अभी कार्रवाई कर रहे हैं। किसकी गाड़ी है, किसके नाम पे गाड़ी मृत प्रांशु चौहान जो है, जो अभी हम अरेस्ट करने जा रहे हैं, जिसको हम अभी नहीं मिला है हमको, उसकी गाड़ी है। ऐसा ये आरोपी जो हम अरेस्ट किया उसका कहना है। क्या है बैकग्राउंड उसका? ये रक्षित चौरसिया है, वो वाराणसी के रहने वाले हैं, यहाँ पे एमएसयू में रह के लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं। और साथ में उसका जो फ्रेंड है मीत प्रांशु चौहान, वो पारोल यूनिवर्सिटी में भी वही अभ्यास कर रहे हैं। लाइसेंस है इनके पास। मेडिकल टेस्ट होगा? मेडिकल टेस्ट भी करवाएंगे, एफएसएल टेस्ट भी रहेगा और आरटीओ टेस्ट भी होगा गाड़ी का। सब कार्रवाई हम करेंगे और इसमें कड़े की कड़े कार्रवाई। अभी के लिए इतना ही। दूसरे खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।